हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि संगठन होता क्या है, संगठन की समाजशास्त्र में क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी पीजीटी टीजीटी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और सोशियोलॉजी पीजीटी के लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं संगठन क्या होता है। तो हमारे जीवन से जुड़े हुए कई स्रोत हैं, उन सभी का संबंध संगठनों से होता है। ठीक है, हम कैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे, हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी, पीने का पानी कैसा मिलेगा, राष्ट्रीय मुद्रा का व्यवस्था कैसे चलेगी, पर्यावरण पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो संगठनों के काम काज के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये सब संगठन छोटे या बड़े प्रकार के होते हैं। और सभी संगठन, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के हों, या भाषाई हों या सांस्कृतिक हो या क्षेत्रीय हो, सभी में किसी न किसी तरह का आधिकारिक तंत्र अवश्य होता है। और ऐसी अवस्था में जब संगठन और उसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो अनिवार्य रूप से इन संगठनों को चलाने के लिए एक आधिकारिक तंत्र की चर्चा करना भी अनिवार्य हो जाता है। तो संगठन का अर्थ और उसकी परिभाषा जान लेते हैं। जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र में संगठन के नाम पर औपचारिक संगठन की चर्चा की है। उनका कहना है कि सामान्यतः जब हम औपचारिक संगठन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य अधिकारी तंत्र से है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी से है। तो एक व्यापारिक नियम वस्तुतः शासन तंत्र होता है। जब हम किसी भी संगठन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य संगठन में होने वाली अंतर्क्रियाओं से होता है, और इन अंतर्क्रियाओं के कुछ लक्ष्य होते हैं। आधिकारिक तंत्र इसमें होने वाली अंतर्क्रियाओं का तालमेल स्थापित करता है। तो जॉनसन कह रहे हैं कि संगठन का मुख्य आधार उसमें होने वाली अंतर्क्रिया है, और इन अंतर्क्रियाओं के आधार पर तो वो क्या कह रहे हैं कि इन अंतर्क्रियाओं को जॉनसन तकनीकी भाषा में अंतर्क्रिया प्रणाली कहते हैं। अधिकतर संगठन काफ़ी अंशों तक औपचारिक होते हैं। ठीक है, उनमें अंतर्क्रिया में अनेक पक्ष होते हैं और संगठन की इन अंतर्क्रियाओं को अमल में लाने का प्रयास किया जाता है। फिर औपचारिक संगठन के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने है सेना, सरकारी विभाग, राजनीतिक दल, व्यापारिक निगम, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, ये सब ऐसे समूहों का न केवल संगठनात्मक पक्ष संपूर्ण क्रिया प्रणाली से बंधा होता है, वरन प्रत्येक औपचारिक संगठन के सदस्यों के बीच अनौपचारिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। जॉनसन ने औपचारिक संगठन को परिभाषित करते हुए कहा है कि संगठन अंतरक्रिया प्रणाली है और प्रत्येक अंतरक्रिया प्रणाली के कुछ लक्ष्य होते हैं। ठीक है, उनके कुछ लक्ष्य होते हैं जिनके लिए सदस्य व्यक्तियों की गतिविधियों में सामंजस्य बिठाना कुछ अंशों तक आवश्यक हो जाता है। फिर एंथनी गिडिंग्स क्या कहते हैं कि इस विचारधारा के दुनिया भर के देश औपचारिक संगठन महत्वपूर्ण वित्तीय समूह है। ठीक है, और इस कारण इनकी व्याख्या जो है विशद और विस्तृत रूप में होनी चाहिए। ठीक है, आज के समय में हमारी प्रत्येक श्वास प्रशासन औपचारिक संगठनों के उधार पर ली हुई है, और आज हम पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर जितने निर्भर हैं उतने पहले कभी नहीं थे। ऐसे लोग जिन्हें हम कभी नहीं मिल पाते, जो हमारे लिए पूरी तरह गुमनाम हैं, उनके द्वारा हमारी कई बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए हैं। संगठन ही इन बिखरे हुए लोगों को समन्वय का कार्य करता है। कुछ ऐसे ही संदर्भ एंथनी गिडिंग्स ने बताए हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक संगठन लोगों की एक ऐसी वृहद समिति है जिसकी गतिविधियां अव्यक्ति संबंधों द्वारा संचालित होती है, और यह संगठन निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति करता है। आगे बात करते हैं कि एंथनी गिडिंग्स कहते हैं कि कई शताब्दियों तक परंपरागत समाजों में रीति रिवाज, कई लोगों की आदतों के आधार पर समाज की व्यवस्था चलती रही थी, लेकिन आज की समाज संगठन के आधार पर चलाए जाने वाले समाज है, और अब संगठनों को इस तरह बनाया जाता है कि वे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में कामयाब हो सकें। ये संगठन जो है गगनचुंबी भवनों में काम करते हैं और इनका आकार चौंकाने वाला होता है। भारत सरकार का निर्वाचन भवन, उद्योग भवन इसका एक दृष्टांत है। ठीक है, और निजी क्षेत्र में बड़े बड़े चिकित्सालय, उदाहरण के लिए एक्सकॉर्ट और जसलोक चिकित्सालय, कई मंजिलों के संगठन है। संगठनों के समाधा मैक्स वेबर सबसे पहले सामाजिक विचारक थे जिन्होंने औपचारिक संगठन की शाखाधारी तंत्र के संदर्भ में की थी, और उनसे पहले जर्मन समाजशास्त्री
लॉरेंड्रा वान स्टैन तथा डिकेंस ने भी संगठन आधारित तंत्र के एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। इन दोनों लेखकों ने आधिकारिक तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी के उद्गम और कार्यप्रणाली पर अच्छी जानकारी दी है, लेकिन वेबर का कार्य वास्तव में एक अधिकृत कार्य है। उन्होंने आधिकारिक तंत्र पर एक आदर्श प्रारूप रखा था। ठीक है, तो ये वेबर कह रहे थे आधिकारिक तंत्र पर एक आदर्श प्रारूप। कई बार वेबर इस योगदान को सही अर्थों में नहीं समझ पाए थे। वेबर ने किसी वास्तविक आधिकारिक तंत्र का विवरण नहीं दिया था, उन्होंने केवल एक आदर्श प्रारूप दिया था, यानी कि अमूर्त रूप में आधिकारिक तंत्र को रखा था। ठीक है, उनका मानना था कि ये मूर्त नहीं होती। यदि वेबर द्वारा दी गई संगठन की परिभाषा की बात करें तो स्पष्ट है उन्होंने ऐसी कोई व्याख्या नहीं दी, ये तो केवल उन्होंने कहा था, है ना। संगठन को लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें शक्ति बटी होती है, इसमें संपूर्ण अंतक्रिया परिस्थिति के अनुरूप होती है और इस संगठन में व्यक्ति विशेष का कोई स्थान नहीं होता है। मिचेल्स क्या कहते हैं? मिचेल्स ने कहा था कि संगठन और आधिकारिक तंत्र की अवधारणाओं को एक दूसरे के संदर्भ में रखा है। आधिकारिक तंत्र जोर नहीं देते, उनकी व्याख्या तो यह है कि वह संगठन एक तरह की ऐच्छिक समिति है। संगठन की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है और दूसरे शब्दों में चाहे तो वह किसी संगठन का सदस्य बन सकता है। दृष्टांत स्वरूप वे कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप में राजनीतिक दलों श्रमिक संगठनों की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर थी। वास्तव में मिचेल्स की लोकप्रियता उनके कुलीन तंत्र के लौह कानून के कारण है। यह वे मानकर चलते हैं कि सभी संगठनों के पीछे कुलीन तंत्र की भावना बलवृत होती है और इसका अर्थ यह हुआ कि सभी संगठनों की प्रवृत्ति किसी न किसी तरह की कुलीन तंत्र को विकसित करने की होती है। ठीक है, अंततः मिचेल्स की परिभाषा में संगठन वे हैं जिनका मूल सदस्य कुलीन शर्त को विकसित करने की होती है। अतः मिचेल्स की परिभाषा में संगठन वे हैं जिनका मूल सदस्य कुलीन तंत्र होता है। औपचारिक संगठन की व्याख्या के मूल में आधिकारिक तंत्र निहित है। वे सभी विचारक चाहे लॉरेंस वान स्टेन, डिकेंस, मैक्स वेबर, मिचेल्स, एंथनी गिडेन, जिन्होंने संगठन को परिभाषित किया है, इसके मूल में आधिकारिक तंत्र है। संगठन यानी आधिकारिक तंत्र, संगठन की तरह आधिकारिक तंत्र भी द्वितीय समूह होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संगठन के लक्षण। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? सभी दृष्टियों से एक संगठन आधिकारिक तंत्र होता है। ठीक है, यदि संगठन है तो उसे बनाए जाने के लिए, कार्यरत करने के लिए आधिकारिक तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अंततः जब संगठन की विशेषता का विवरण देते हैं तो हमें यह आग्रहपूर्वक कहना चाहिए कि संगठन अनिवार्य रूप से आधिकारिक तंत्र है। इस संबंध में एक बात और कहनी चाहिए कि वह किसी सामान्यतः समाजशास्त्रियों ने संगठन को प्रकारात्मक रूप में देखा है और इन प्रकारवादी समाजशास्त्रियों के लिए संगठन को कुछ न होकर एक व्यवस्था बताया गया है। तात्पर्य है कि संगठन की जो अवधारणा है समाजशास्त्रों में प्रचलित है। ठीक है, यह अनिवार्य रूप से प्रकार्यात्मक है। पीटर ब्लाउ ने वेबर द्वारा निर्मित आधिकारिक तंत्र की जो व्याख्या की है उस दृष्टि से वेबर का आधिकारिक तंत्र प्रकारात्मक है। जब संगठन को प्रकारात्मक संदर्भ में देखते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि एक व्यवस्था है जिसके भाग पर पारस्परिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। फिलिप सेल्जिक ने कहा है संगठन की व्याख्या निश्चित रूप से एक व्यवस्था के रूप में की है। वे मानकर चलते हैं कि उनकी धारणा है कि व्यवस्था के नाते संगठन की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि अपनी निरंतरता बनाए रखे और उस तरीके से वह जीवित रहे। फिलिप्स के शब्दों में बोलते हैं कि किसी भी व्यवस्था के कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं को निश्चित रूप से व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। संगठन के सदस्य इस पर दबाव होते हैं कि वे इस भांति काम करें कि व्यवस्था बराबर बनी रहे। फिर देख लेते हैं आगे। वे कहते हैं कि किसी भी व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आप को बनाए रखती है। संगठन द्वारा इस सदस्यों के दबाव में इस होते हैं कि इस भांति काम करे कि वो व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं अगली वीडियो हम चर्चा करेंगे इसकी अनेक पहलुओं पर, जिसमें हम संगठन के लोगों की समितियां इनके बारे में हम जानेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।